24 फरवरी को युद्ध हुआ तब उनका कोई थिएटर कमांडर नहीं था, सारे ऑपरेशंस मॉस्को से कंट्रोल हो रहे थे। उसके बाद वो मार्च के महीने में जनरल अलेक्जेंडर वार्निकोव को लेके आए, 1.5 महीने बाद उनको निकाल दिया। फिर जनरल मिखाइल टेप्लिंस्की को लेके आए, उनको निकाल दिया। और अब जनरल सुरोविकिन हैं जो कि यूक्रेन के थिएटर कमांडर हैं। किसी भी जंग में थिएटर कमांडर सिर्फ 3 हालात में बदला जाता है। एक, या तो उसकी मौत हो जाती है, दूसरा या वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाता है, या फिर जो लड़ाई है वो प्लान के मुताबिक नहीं चलती है। जो पहले थिएटर कमांडर निकाले गए वो ना गंभीर रूप से घायल हुए थे ना वो मर गए थे। तो पहली चीज, सबसे बड़ी चीज है कि युद्ध उनके प्लान के मुताबिक नहीं जा रहा है। दूसरी चीज, जब 26 सितंबर को रूस ने ऐलान किया कि ये 4 इलाके अब रूस के हैं, रूसी कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहता है कि एक बार कोई भी हिस्सा रूस का हो गया तो हर कोशिश की जाएगी उस हिस्से को रूस में रखने के लिए, और किसी हालात में उन जगहों को वापस नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह चीज हमने खरसों में नहीं देखी, खरसों से रूसी सेना को पीछे होना पड़ा। अब अगर ये हम चीजें देखें, इससे स्पष्ट होता है कि जो ये युद्ध है वो रूस के फेवर में नहीं जा रहा है, और आस्ता आस्ता ये जो लड़ाई है रूस के हाथ से जा रही है। अब रूस के सामने एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है कि किसी तरह नाइपर नदी के पूर्व हिस्से को, जहां पे दोनबास का इलाका है, ज़ैपोरिज़िया है, उस पे किसी तरह कब्जा बनाए रखें ताकि इस युद्ध का जो मकसद है उसको दिखाया जा सके। मैं डॉक्टर साहब एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर राष्ट्रपति पुतिन का मकसद सिर्फ ये दोनबास के इलाके ही था तो 24 फरवरी को कभी वो नाइपर नदी को पार ही नहीं करते। लेकिन हकीकत ये कि वो लालची हो गए थे, उन्हें लगा कि 7 से 10 दिन के अंदर मैं कीव पे कब्जा कर लूंगा और यूक्रेन में मैं अपनी मनचाही सरकार बनाऊंगा। लेकिन वो चीज हुई नहीं और रूसी सेना को टाइम टू टाइम पीछे हटना पड़ा। तो अब रूस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है अपने अंतर्राष्ट्रीय छवि को मेंटेन करने की सुपर पावर की, और इसीलिए अब उसकी पूरी मुमकिन कोशिश होगी कि नाइपर के पूर्व में जो हिस्सा उनके पास में उसको किसी तरह कंट्रोल करके रखें। और जो ये जनरल सुरोविकिन को लाए हैं अभी, जो नए इनके यूक्रेन के थिएटर कमांडर हैं, इनको सीरिया का काफी अनुभव है, और जो उन्होंने सीरिया में किया वही चीज अब वो यूक्रेन में कर रहे हैं कि यूक्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके बिजली के सब स्टेशन और पीने पानी की जो जगह हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि पता अभी और 15 दिन में यूरोप में काफी ठंड आ जाएगी, काफी बर्फ गिरेगी। तो ये 4-5 महीने वो यूक्रेन की जनता को बहुत कष्ट देना चाहते हैं, और सोचते हैं कि इससे यूक्रेन का मनोबल टूट जाएगा और शायद यूक्रेन इस लड़ाई को बंद करने के लिए तैयार होगा। लेकिन मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा कि यूक्रेन इस जंग को खत्म नहीं करेगा, क्योंकि यूक्रेन ने जो गलती 8 साल पहले 2014 में की थी क्रीमिया को खोके, जिसके बाद उन्हें कुछ ज्यादा जवाब नहीं दिया था, बिल्कुल निश्चित है कुछ साल बाद रूस फिर से यूक्रेन पे हमला करेगा और जगह को अपने देश में शामिल करेगा। तो ये जो युद्ध है, ये युद्ध फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट या जमा हुआ टकराव की तरफ बढ़ रहा है, जहां पे ना रूस यूक्रेन ये युद्ध खत्म करना चाहेगा अब, ना यूक्रेन ये युद्ध खत्म करना चाहेगा। मैं थोड़ा सा 2-3 सवाल आपसे करना चाहता हूं। चाहे वो क्रीमिया के संदर्भ में बात थी, चाहे डोनबास एरिया के संदर्भ में बात थी, या लुहांस्क के संदर्भ में बात थी, इनके संदर्भ में एक तथ्य यह दिया जाता था कि वहां पर जो अधिसंख्य आबादी है उसकी भावनाएं रूस के साथ हैं, वो रूसी भाषा बोलते हैं, रूसी संस्कृति से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं। इसलिए उस इलाके को अपने हिस्से के तौर पर शामिल करने में पुतिन को सहूलियत थी, क्योंकि वहां की जनभावना कहीं ना कहीं रूस के साथ थी। पर चाहे जो जापोरिजिया का हिस्सा है या खेरसान वाला इलाका है, इनके संदर्भ में ऐसे हालात नहीं है। वहां पर रूसी भाषा के संदर्भ में या रूसी संस्कृति के संदर्भ में वैसा प्रभाव नहीं दिखता। क्या आपको नहीं लगता है कि ये चूक पुतिन को भारी पड़ी, क्योंकि स्थानीय स्तर पर विरोध ज्यादा है, और एक आक्रामक का जब स्थानीय जनता आपके विरोध में हो तो उस पर काबू रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक तो इस पर आपसे नजरिए चाहिए। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से खेरसान से खदेड़ दिए गए रूसी सैनिक, क्या इसके चलते क्रीमिया के संदर्भ में संकट पैदा हो गया है? क्योंकि खेरसान से लगा हुआ इलाका क्रीमिया बताया जाता है। क्या जेलेंस्की क्रीमिया को वापस पाने की कोशिश करेंगे? जिस तरीके से उन्होंने G20 के सम्मेलन में बोला है कि हम यूक्रेन की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, तो अखंड अगर यूक्रेन की बात है तो क्रीमिया उसका हिस्सा है। क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, मैं आपके दोनों प्रश्न का एक एक करके जवाब देता हूं। पहली बात है, जो जन भावना या विल ऑफ द पीपल होती है वो किसी भी युद्ध में बहुत अहम होती है। जी।